हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिले और उसके बाद आपसे बोला जाए कि बचे हुए कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर कोई फीस वगैरह पे करना पड़ेगी। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए, ताकि किसी भी तरीके की परिस्थिति में आप लोगों की शिक्षा दीक्षा ना रुके, आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर कर सकें, एक अच्छे नागरिक बन सकें, अपने करियर्स में बढ़िया परफॉर्म कर सकें और देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसी नोट पर हम लोग आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिस्ट्री क्लास 12th की जो अपनी तीनों किताबें हैं उसके वेरियस थीम्स और वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह के बारे में इन सेशंस में या इन लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग एक इंटरेस्टिंग थीम या फिर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ में अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे। हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 उसकी तीसरी किताब और उसकी जो थीम नंबर 12 है इसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है, या इस तरह से कह सकते हैं कि उसका जो तीसरा चैप्टर है उसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है। इस थीम में या फिर इस चैप्टर में अब हमको पढ़ना क्या है, हम लोगों को बातचीत करनी है कॉलोनियल सिटीज के बारे में। कॉलोनियल सिटीज, उनका अर्बनाइजेशन, उनकी प्लानिंग और उनके आर्किटेक्चर, इन अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में बातचीत करेंगे। कॉलोनियल सिटीज से मतलब क्या होता है? कॉलोनियल सिटीज का मतलब है कि जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने जब यहाँ पर अपना राज वगैरह स्थापित किया, तो वो जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है उसे हम लोग बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में अंग्रेजों के वक्त में जिस तरीके के शहर वगैरह अंग्रेजों ने स्थापित किए, डेवलप किए, उनमें फिर किस तरीके का विकास वगैरह किया गया, किस तरीके से लोग वहां पर आके बसे, क्यों बसे, किस तरीके की प्लानिंग वगैरह की गई उनको बसाने के लिए, और वहाँ पर जो बिल्डिंगें बनाई गई उनमें किस तरीके की खासियत आपको देखने के लिए मिलती है, किस तरीके का उनका आर्किटेक्चर है, ये सारी की सारी बातें, इनके अलग अलग एस्पेक्ट्स वगैरह को हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि आज के कई सारे आपके जो शहर हैं, कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, ये सारे के सारे शहर जो हैं अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में ही बने थे, और या फिर इस तरह से बोलना चाहिए कि अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में ही बसे थे और उसके बाद उन्हीं के वक्त में जो है बड़े होते चले गए और आज इतने बड़े बड़े आपके महानगर या मेट्रो सिटीज़ के फॉर्म में ये एग्जिस्टेंस में। तो ये किस तरीके से शुरू हुए थे, किस तरह से इनकी हम्बल बिगनिंग हुई थी, कैसे ये बड़े, सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में बातचीत करनी है। इंटरेस्टिंग यूनिट रहने वाला है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो अब विदाउट एनी फर्दर अडू अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं, क्या क्या हमें कंटेंट इसमें मिलने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत की गई है। तो पहली चीज जो इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करनी है वो है द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया। प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया में ये जो शब्द आ रहा है अर्बनाइजेशन, इसका मतलब क्या है? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत को गांवों का देश भी बोला जाता है। अपने देश में 5-6 लाख से ज्यादा गांव आपको देखने के लिए मिलते हैं। इतने गांव दुनिया में कहीं और देखने के लिए नहीं मिलते, और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज के साथ में कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता। अब इतने सारे गांव वगैरह जो हैं अपने देश में, ये जो पूरी की पूरी अब जिंदगी या एक जो लाइफस्टाइल इनमें जी जाती रही अंग्रेजों के आने के पहले, इनफैक्ट आज भी जो जी जा रही है, उसको बोला जाता है रूरल लाइफ। अर्बन लाइफ का मतलब होता है जब आपके गांव बढ़ते बढ़ते शहर में डेवलप होना शुरू होते हैं और एक अलग तरीके की जिंदगी आपको, या एक अलग तरीके की लाइफस्टाइल आपको देखने के लिए मिलती है। जो गांव या फिर आपका जो रूरल लाइफ है, जो विलेज लाइफ है, उससे ऑल टुगेदर अलग होती है। तो हमें इस चैप्टर में यही बात देखनी है कि जो हमारा कॉलोनियल इंडिया था, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उस वक्त में किस तरीके से शहर बने, किस तरीके से जो है शहर डेवलप हुए और उसमें लोग फिर किस तरह से आके रहने लगे। एक तो ये चीज हम लोगों को इसमें जो है समझनी है और उसको डिस्कस करनी है। साथ ही साथ अब जो ये शहर वगैरह बने अंग्रेजों के टाइम पीरियड में, जिसमें फिर अर्बनाइजेशन हुआ, लोग आपके गांव से आके बसे और रहना शुरू किया, इसकी इन शहरों की अपने क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स थे या फिर क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो इनको बाकी जो उस वक्त के आपके अंग्रेजों के आने के पहले के बने हुए बड़े बड़े शहर थे उनसे अलग करती थी। हमको इस बात को समझना है, और साथ ही साथ उनमें फिर किस तरीके के सामाजिक बदलाव आपको देखने के लिए मिले, सामाजिक चाल चलन में किस तरीके के बदलाव आए, हमारी जो पहले की परिस्थितियां थी या हमारा जो कंडक्ट था, जो लाइफस्टाइल थी वो, और जो कॉलोनियल सिटीज में जिस तरीके से हमारी परिस्थितियां या लाइफस्टाइल या कंडक्ट बनता चला गया, वो कितना उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट था, उस चीज को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है अपने आप में। तो हम लोग यहां पे बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो अंग्रेजों ने शहर बसाए, जिनको आप कॉलोनियल सिटीज बोल सकते हो, उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देखेंगे कि किस तरीके से ये शहर अलग थे, क्या इनकी चारित्रिक विशेषताएं थी जो इन शहरों को इनके पहले बने हुए शहरों से अलग करते हैं। दूसरी बात कि यहां पर जब आके लोग रहना शुरू हुए तो फिर उनकी जिंदगी में फिर किस तरीके का बदलाव आया और
उनकी फिर सोशल लाइफस्टाइल में और सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस में किस तरीके के चेंजेस आए, वो भी हम लोगों को यहाँ पर देखनी है। खास तौर पर अगर हम लोग अपनी बातचीत का अगर हमारी जो बातचीत होने वाली है इसके फोकस की बात कर लें, तो स्पेशली हमको जो फोकस रखना है वो 3 बड़े शहरों के डेवलपमेंट के ऊपर हम लोगों को फोकस रखना है, या 3 बड़े शहरों का डेवलपमेंट हम लोग डिटेल में यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो मद्रास, जो आज की तारीख में चेन्नई कहलाता है, ये किस तरीके से डेवलप हुआ इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर कैलकाटा, जो आज की तारीख में कोलकाता कहलाता है, इसके डेवलपमेंट के बारे में तो बहुत डिटेल में बातचीत करनी है चैप्टर में। और उसके बाद में आ जाता है बॉम्बे, जिसको आज की तारीख में मुंबई बोला जाता है, तो ये कैसे माया नगरी बन गई, कैसे ये सपनों का शहर बन गया, इसके बारे में भी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत डिटेल में बातचीत करनी है। इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझना है कि मछेरों की एक छोटी सी बस्ती जो 60 टापू थे वो किस तरीके से इतना बड़ा महानगर बनकर तैयार हो गई, वो भी अब हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि इन तीनों आप शहरों की बातचीत कर लीजिए, चाहे आप कलकत्ता उठा लें, चाहे आप चेन्नई उठा लें, चाहे आप मुंबई उठा लें, इनमें से किसी भी शहर की आप बात कर लें, तो ओरिजिनली ये तीनों के तीनों जो थे या तो फिशिंग विलेजेस थे या फिर वीविंग विलेजेस थे, यानी कि ये मछेरों के गांव हुआ करते थे, मछेरों की जो है बस्तियां हुआ करती थी। इन तीनों शहरों में एक जो खासियत आपको देखने को मिलेगी, ये तीनों शहर जो हैं आपके समुद्र के तट पे बसे हुए हैं, और यहाँ पर जनरली मछली वगैरह का जो पकड़ने वाले आपके मछेरे वगैरह हुआ करते थे, या दूसरी जो कम्युनिटी सपोर्ट करती थी इनकी फिशिंग वगैरह में, वो लोग यहाँ पर हुआ करते थे। तो उसके बाद में फिर हुआ ये कि जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और उन्होंने फिर अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया, तो उनके टाइम पीरियड में फिर ये जो 3 छोटे छोटे मछेरों के गांव थे या मछेरों की बस्तियां थी, ये बड़ी होना शुरू हुई। और होते 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 क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड जो था वो सारा का सारा समुद्र के रास्ते से होता था, और ये तीनों जो है आपको कॉमन फीचर जो देखने के लिए मिलेगा, समुद्र के तट पर बसे हुए हैं। तो इन ये जो आपके समुद्र के तट पर ये बसे हुए हैं, और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा ट्रेड समुद्र के रास्ते होना है, तो उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा, और उन्हीं के टाइम पीरियड में ये इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड वगैरह जो है उसके तौर पर डेवलप होते चले गए, और उसके तौर पर जो है इनमें इंप्रूवमेंट वगैरह आता चला गया। सबसे पहले अगर अपन लोग बातचीत करें इनमें से कौन सा शहर बसाया गया था, तो उसका नाम है मद्रास। मद्रास जो है वहां पर कंपनी के एजेंट 1639 में सेटल हुए थे, और उसके बाद में फिर मद्रास को जो है बड़ा करते 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 आज का जो चेन्नई शहर है वो बना डाला। कलकत्ता ये लोग 1690 में आए थे, और 1690 के बाद से फिर कलकत्ता जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, और इतना जबरदस्त डेवलप हुआ कि अंग्रेजों की राजधानी बन गया वो। उसके बाद में वो 1911 तक दिल्ली जब तक उन्होंने राजधानी शिफ्ट नहीं किया, तब तक कलकत्ता जो है वो ब्रिटिश अंपायर की या ब्रिटिश आपका जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी राजधानी के तौर पर वो एक्ट करता रहा। बॉम्बे जो है वो 1661 में अंग्रेज राजा हुआ करता था, उसको डाउरी के रूप में मिला था पुर्तगाल के राजा से, जब उसने उसकी बेटी से शादी करी थी। तो फिर उन्होंने फिर इसको आपका जो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, उन्होंने फिर इसको अपना ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को दे दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने इसको भी डेवलप करना शुरू किया। धीरे 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 फिर डेवलप होते चले गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, चाहे मद्रास की बात करो 1639, चाहे कलकत्ता की बात करो, चाहे बॉम्बे की बात कर लो, यहां पर उन्होंने अपने ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस वगैरह जो हैं इन तीनों सेटलमेंट्स में स्टैब्लिश किया, और उसके बाद में फिर ये विकास होते 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 बढ़ते बढ़ते इतने बड़े शहर आपके बनकर तैयार हो गए। तो ये इस तरीके से जो है आपकी टाइमलाइन वगैरह बनती है। सबसे पहले कहां पर आए थे, मद्रास सेटल होते हैं, इस कलकत्ता 1690 में गए थे, और ये जो आपका मुंबई वगैरह या फिर जो बॉम्बे का इलाका है ये दहेज में मिला था आपके इंग्लैंड के राजा को, जब उसने पुर्तगाल की एक शहजादी या एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था कैथरीन, उससे शादी करी थी। और उसके बाद में फिर ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, इनको ये मिल गया। तो इसके बाद में फिर ये तो आपका जो इंग्लैंड का राजा था वो तो आने वाला था नहीं बॉम्बे वगैरह, तो फिर उसने ये पूरा का पूरा जो ये आपका बॉम्बे का जो इलाका डाउरी में मिला था इसने दे दिया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इसको, मद्रास को और कलकत्ता को, तीनों को जो है अपने यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज वगैरह को स्टैब्लिश किया, और उसके बाद में ये सेटलमेंट्स वगैरह बढ़ते चले गए। चले आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप मिड 19 सेंचुरी की बात करो, मिड 19 सेंचुरी का मतलब है जब आप 1850 के आसपास तक की बात करते हो, तो ये जो तीनों सेटलमेंट्स वगैरह थे ये काफी बड़े शहरों में डेवलप हो गए थे। तो ये सारे के सारे सेटलमेंट्स आपका मिड 19 सेंचुरी आते आते काफी बड़ी बड़ी सिटीज वगैरह के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। मगर एक इंपॉर्टेंट बात है जिसका अपने को ध्यान रखना है, चाहे आप मद्रास की बात कर लो, चाहे आप कलकत्ता की बात कर लो, चाहे बॉम्बे की बात कर लो, इनका जो लेआउट है, लेआउट से मतलब है कि जिस तरीके से इनको बनाया गया है, जिस तरीके का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके का इनका पूरा का पूरा आपको प्लान देखने को मिलता है कि शहर किस तरीके से बसाया गया है। जब हम लोग इसको देखते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है, जो पुराने हिंदुस्तानी शहर थे ये उनसे ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उनसे काफी ज्यादा अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। अंग्रेजों के आने के पहले जो हिंदुस्तान के काफी आपके प्रोमिनेंट शहर हुआ करते थे,
दिल्ली की बात कर ली जाए, या फिर आप इंदौर की बात कर लीजिए, या फिर किसी और इस तरीके के इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट शहर की बात कर लें, पेशावर उठा लें, लाहौर उठा लें, ये जो शहर वगैरह हुआ करते थे, इनका लेआउट अगर आप देखोगे, इनका प्लान देखोगे, इसमें किस तरह से मकान बनाए जा रहे हैं, कहाँ पे राजा का महल है, कहाँ पे सरकार की ऑफिसेज हैं, वो सब आप देखोगे तो वो ऑल टुगेदर एक अलग कहानी है, एक अलग पिक्चर निकल कर आती है। और इसी की जगह अगर आप इंडिया के में जो आपके अंग्रेजों ने ये 3 प्रोमिनेंट शहर बसाए, मद्रास उठा लीजिए, या जो आज का चेन्नई है, कैलकाटा जो आज का कोलकाता है, या बॉम्बे जो आज का मुंबई है, किसी भी शहर को उठा लें तो इनका जो लेआउट है ये इन पुराने इंडियन टाउन से जो अंग्रेजों के आने के पहले के बसे हुए तो उनसे ऑल टुगेदर अलग है, उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है जी। यहां पर जो बिल्डिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं इन सिटीज वगैरह में, उनको देखकर आपको समझ में आता है कि ये बिल्डिंग्स कॉलोनियल ओरिजिन की हैं, यानी कि ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हैं, अंग्रेजों की स्पेसिफिक स्टाइल्स में बनाई गई हैं। इनका एज सच हिंदुस्तानी जो आपका पूरा जो आर्किटेक्चर वगैरह था, जिस तरह से इंडियन बिल्डिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, उस तरीके की बिल्डिंग्स आपको यहां पर देखने को नहीं मिल रही हैं, एकदम आपका अलग है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कॉलोनियल ओरिजिन है इन बिल्डिंग्स का, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? आपको कैसे पता चला कि कॉलोनियल ओरिजिन की हैं, या फिर ये किस तरीके से अलग हो जाती हैं, किस तरह से ये प्लान जो है वो अलग हैं? अगर ये लेआउट जो है शहर का या जो शहर का प्लान है वो अलग है तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है? इससे हमें क्या समझ में आ जाएगा? इस तरीके के बहुत से सवाल जो हैं आप लोगों के दिमाग में उठ रहे होंगे, वाजिब भी है, उनका जवाब भी हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में तलाशने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये उठता है, जो लाइन लिखी हुई है, द बिल्डिंग्स बिल्ड इन दीज सिटीज बोर द मार्क ऑफ कॉलोनियल ओरिजिन, यानी कि इन शहरों में जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई हैं वो कॉलोनियल ओरिजिन है इन बिल्डिंग्स का, इनको अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, ये हिंदुस्तानी बिल्डिंग्स नहीं है। इनको देखकर समझ में आता है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये बिल्डिंग्स वगैरह आखिर क्या एक्सप्रेस करना चाहती हैं? अंग्रेज चाहते तो जिस तरीके से बाकी हिंदुस्तानी अपने शहर बनाते थे, अपनी बिल्डिंग्स बनाते थे, उसी तरीके की बिल्डिंग ये लोग यहाँ पे बनवा देते। फिर इतना इन लोगों ने जो है ये कष्ट क्यों उठाया कि उन्होंने बाकायदा यूरोपियन तरीके की बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पर बनवाई, ये सारी चीजें। तो पहला सवाल ये उठता है कि ये जो मार्क ऑफ कॉलोनियल ओरिजिन है जो इन बिल्डिंग्स वगैरह से जो इन शहरों में बनाई गई, जिससे समझ में आता है ये आखिर क्यों बनवाई गई, आखिर ये बिल्डिंग एक्सप्रेस क्या कर रही है, इनसे निकल कर क्या आ रहा है, इनको मजा क्या आ रहा था ये काम करने में? पहला तो ये सवाल हो गया। दूसरा ये कि ये जो आर्किटेक्चर है ये क्या कन्वे कर रहा है? हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर तो अलग चीज हो जाती है, ये एकदम यूरोपियन और गॉथिक और 50 तरीके के अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर ये लोग लेकर आए, जिसके बारे में आगे बात करनी है। ये आर्किटेक्चर आखिर क्या कन्वे करना चाह रहा है, इस आर्किटेक्चर से अपने को आखिर क्या पता चलता है? इन तरीके के सवालों का जवाब जो है हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में तलाशेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इस तरीके के सवालों का जो है जवाब वगैरह ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरू करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, या फिर इस पर्टिकुलर सवालों के जो जवाबों की तलाश में अभी हम लोग इस चैप्टर में निकलने वाले हैं, उसमें आपको इस पर्टिकुलर बात का ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि आर्किटेक्चर जो है बेसिकली एक कला है अपने आप में। आर्किटेक्चर एक इस तरीके की कला है जिसमें आप पत्थर में, ईंटों में, लकड़ी में, प्लास्टर में, यानी कि गारे वगैरह में आप अपने आइडियाज को शेप देते हो। एक होता है कि एक पेंटर है, वो एक पेंटिंग वगैरह करता है और एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनाकर तैयार करता है। उसी की जगह एक आपका शिल्पकार होता है, वो एक पत्थर वगैरह के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर वो मूर्ति वगैरह बनाता है या प्रतिकृति बनाता है, छोटे छोटे मेमेंटोज बनाता है। वो अपने जो अपने दिमाग के जो विचार है उनको एक आकार देता है, उनको एक शेप देता है। इसी तरीके से आपका आर्किटेक्चर वगैरह की बात की जाए तो आर्किटेक्चर वो कला है जिसमें आप पत्थरों में, ईंटों में, गारे में, मिट्टी में, लकड़ी में, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसमें जो कंस्ट्रक्शन होके जो चीज निकल कर आएगी। किसी ना किसी ने तो सोचा होगा कि बुर्ज खलीफा इतना बड़ा बनेगा और ऐसा दिखेगा। अब उसका जो ये विचार था उसको आपने मूर्त रूप दिया है आर्किटेक्चर में, इन स्टोन्स, ब्रिक्स, वुड्स और प्लास्टर का इस्तेमाल करते हो। तो आर्किटेक्चर भी बेसिकली एक कला है अपने आप में, जिसमें आप अपने विचारों को आकार देते हो, शेप देते हो, पत्थर में, ईंट में, लकड़ी में और प्लास्टर में, जिसको हम लोग हिंदी में गारा भी बोलते हैं या फिर मसाला वगैरह भी बोलते हैं, जिसको लगाया जाता है। ठीक है जी। चाहे आप अमीरों के बंगले उठाकर देख लो, चाहे गरीबों की आप झोपड़ियां उठाकर देख लो, बिल्डिंग रिफ्लेक्ट सोशल रिलेशंस एंड आइडेंटिटीज इन मेनी वेज। एक तो आपको ये कला है, ये आपके कई विचारों को जो है एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा बड़े लोगों के जो बंगले हैं उनसे लेके गरीबों तक की जो झोपड़ियां हैं उस तक के बीच में जो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है, ये जो अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये आपके सामाजिक रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटीज वगैरह को भी जो है बताती हैं। अगर आप बहुत बड़े बंगले में रह रहे हो तो फिर आपकी सामाजिक रिलेशनशिप्स और आपकी आइडेंटिटीज वगैरह को अलग तरीके से समझा जाएगा। अगर आप किसी मिडिल क्लास के हाउस में रह रहे हो तो अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन होगा, और एकदम आप छोटे घर में रह रहे हो या गरीब की झोपड़ी में रह रहे हो तो उसका फिर एक अलग इंटरप्रिटेशन होगा। किस तरीके से अब ये सामाजिक रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटीज वगैरह को इंटरप्रेट किया जाता था आपके रहन सहन के हिसाब से, आपके आर्किटेक्चर जो है घर का उसके हिसाब से, आपके घर के शेप और साइज की मदद से, वो सारी चीजें हम लोगों को यहां पर देखनी है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को बातचीत तो खैर इस पर्टिकुलर चैप्टर में करनी है कि कॉलोनियल सिटीज़ किस तरह से डेवलप हुई और वो किस तरीके से जो है खास थी या डिस्टिंक्ट थी और क्या उनमें अलग बात आपको देखने को मिलती है।
मगर इस चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली समझने के लिए, ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी ये हो जाएगा कि अंग्रेज़ों ने जो ये कॉलोनियल सिटीज़ बसाई थी, इसके पहले के शहर किस तरीके के हुए थे, हम लोग थोड़ा सा उस चीज़ को समझें, हम थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि इसके पहले जो शहर वगैरह हुआ करते थे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि जो कॉलोनियल शहर बने वो किस तरीके से हाँ इनके पहले बनने वाले जो इंडियन शहर थे उनसे अलग थे। तो अब पहला हमको जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमको देखना है वो ये है कि जो प्री कॉलोनियल टाइम हुआ करता था, यानी कि अंग्रेजों के पहले का जो टाइम हुआ करता था, उसके पहले के टाउन किस तरह से हुआ करते थे और उसके पहले के शहर वगैरह जो हैं वो किस तरीके से हुआ करते थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है दैट बिफोर वी एक्सप्लोर द ग्रोथ ऑफ सिटीज इन कॉलोनियल टाइम्स लेट अस लुक एट टाउन्स ड्यूरिंग द टाइम दैट प्रीसीडेड ब्रिटिश रूल, यानी कि कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो शहर बने उनको पढ़ने के पहले, उसके पहले जो शहर थे उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। अब जानकर मैंने यहाँ पर बनारस की जो है तस्वीर लगाई है, बनारस तो खैर हज़ारों साल पुराना है, मगर ये कि अब ये अपने आप में एक एंशिएंट शहर है, ये अलग तरीके से बसाया गया है, इसको अंग्रेज़ों ने किसी विजन के साथ में नहीं बसाया था, ये बनता चला गया और काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप में ये, अगर आप इंडियन कल्चर की बात करोगे तो उसमें इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये एक ऐसा शहर है जो प्री ब्रिटिश सिटी है, या इसको एक सिंबल के तौर पे मैंने यहाँ पर शामिल किया है इसमें कि अंग्रेज़ों के पहले भी हिंदुस्तान में शहर हुआ करते थे, खूबसूरत शहर हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट शहर हुआ करते थे, स्पिरिचुअल शहर हुआ करते थे, मगर वो बनते चले गए, उनका जो डेवलपमेंट है वो नेचुरल तरीके से हुआ था। अंग्रेज़ों ने जो अपने शहर बनाए इनको स्पेसिफिकली कुछ मकसदों के साथ में बसाया था, तो वही चीज़ अब हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे कि जो शहर बने अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड के पहले वो किस तरह के ऐसे थे और किस तरह से अलग थे, और अंग्रेज़ों ने फिर जब शहर बनाए तो जब उनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या प्लानिंग या मकसद के साथ बसाया गया तो वो किस तरीके से अलग थे, वही सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। तो पहले अपन लोग बातचीत कर रहे हैं अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड के पहले के शहरों के बारे में, और उसके बाद में फिर उनके बाद के शहरों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलें, तो सबसे पहले तो आपको जो टाउन्स वगैरह हैं जो अंग्रेज़ों के पहले देखने को मिलते थे उनकी खासियत क्या थी या वो किस तरीके से अलग थे उसके बारे में बात करते हैं। जब अंग्रेज़ों का टाइम नहीं आया हुआ था, जब अंग्रेज़ों के पहले का वक्त चल रहा था, यानी कि जब मुगलों का शासन चल रहा था, तब अगर कोई शहर कहीं पे बसाया जाता था, कोई कस्बा अगर कहीं बसाया जाता था, कोई टाउन अगर कहीं पे बसाया जाता था, तो वो किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर किसी एक पर्टिकुलर कल्चरल एक्टिविटी का स्पेसिफिक फॉर्म जो होता था उसके सेंटर के तौर पर स्थापित होता था या विकसित होता था, और उसी के अनुसार उसकी पूरी इकोनॉमी जो है चलती थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अंग्रेज़ों के आने के पहले जो भी आपके शहर वगैरह बने या बसाए गए या बसे, उसमें क्या खास बात थी, या तो कोई एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द फोकस थे, या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटी वगैरह थी वो उसके चारों तरफ फोकस थे, और उसी के उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के चारों तरफ जो है वो शहर वगैरह बनता चला गया। जैसे कई शहर है आपका तालों के लिए फेमस है, तो वहां पे तालों को बनाने में ही सारा काम होता है। अब ताला बनाने के लिए जो मटेरियल है उसको बनाने वाली सपोर्टिंग इंडस्ट्री वहां पे लग गई, और उसके बाद अलावा जो सारे लोग रह रहे हैं इनका ध्यान रखने वाले लोगों की जो है कि लोग वहां पे आ गए, और इस तरह से होते होते एक शहर बन गया। या फिर कहीं पर अगर चूड़ियां बन रही हैं तो चूड़ियां बनाने का जो मटेरियल है वो, चूड़ियां बनाने के कारखाने, इसके अलावा उन सबके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, इस तरीके से जो है आपके शहर वगैरह डेवलप होते चले जाते थे। ठीक है जी। तो और साथ ही साथ जो था आपका जो शहर वगैरह थे और आपके जो गांव वगैरह का इलाका था उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप था, एक आपका कह सकते हैं कि एक इंटरडिपेंडेंस थी, जिसके कारण आपके गांव और शहर साथ साथ फ्लरिश करते थे और साथ ही साथ वो जो है कोएग्जिस्ट किया करते थे। अगर आप खास तौर पे तो जो शहर वगैरह है उसके बारे में अपने को क्या समझ में आया, ड्यूरिंग दीज टाइम्स टाउन रिप्रेजेंटेड स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कल्चर, यानी कि जो भी आपके शहर वगैरह बने वो कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कुछ आपकी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे और कल्चर वगैरह को रिप्रेजेंट किया करते थे। ठीक है। और अगर आप गांव वगैरह की बातचीत कर लेंगे तो गांव में अगर या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र आपको देखने को मिलता था वहां पर आपको क्या खास बात देखने को मिल रही थी, वहां पर खेती किसानी होती थी। इसके अलावा आपके जो फॉरेस्ट वगैरह हैं उससे आप जो काफी सारी चीजें वगैरह इकट्ठा किया करते थे, और उसके अलावा यहाँ पे पशुपालन जो है बड़े पैमाने पर हुआ करता था। ठीक है जी। तो ये बातों का अपने को ध्यान रखना है। शहर की बात की गई तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड के पहले शहर जो है वो एक सर्टेन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या कल्चर का केंद्र हुआ करते थे। एक एक या दो या स्पेसिफिक कुछ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और या फिर कल्चरल एक्टिविटीज पे फोकस था। शहरों के कॉन्ट्रास्ट में अगर उनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर आपकी लैंड वगैरह की कल्टीवेशन, खेती किसानी, जंगल से आप जितना भी जो उत्पादन ले सकते हो वो, और उसके बाद में एनिमल्स वगैरह की जो रियरिंग होती थी वो सारा काम यहां पे करवाया जाता था। अब
गांव के लोग तो खैर ये सारे काम कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली वो खेती किसानी में लगे हुए हैं, कृषि में या पशुपालन में लगे हुए हैं। इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर इस वक्त में शहरों की बात की जाए तो इसमें ये सारे काम नहीं होते थे। शहरों में रहने वाले लोगों के प्रोफेशन ऑल टुगेदर अलग थे। वो लोग या तो आर्टिसंस थे, यानी कि या तो काश्तकार थे, वो किसी तरीके की कला वगैरह में लगे हुए थे, या फिर वो ट्रेडर्स थे, व्यापार वगैरह किया करते थे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, प्रशासन चलाया करते थे, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट वो शासक हुआ करते थे और वो रूल किया करते थे, ना सिर्फ शहरों पर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी। और इस तरीके से जो है आपकी व्यवस्था वगैरह चल रही थी। तो ये आपको एक डिफरेंस समझ में आता है। और टाउन्स वगैरह जो है, जो टॉपिक है कि व्हाट गेव टाउन्स द कैरेक्टर, देयर कैरेक्टर, अपने को समझ में आ रहा है कि यहां पर टाउन्स जो थे, हर एक आपका जो शहर था या फिर हर एक जो आपका गांव वगैरह, हर एक जो आपका बड़ी इंसानी बस्ती हुआ करती थी, उसका अपना एक सर्टेन कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक थी, एक सर्टेन चीज के लिए वो फेमस या प्रसिद्ध हुआ करता था। चले, इनफैक्ट ये आज तक आपके देश में देखने के लिए मिलता है। जैसे कई जगहों पे आपको मथुरा के जो कचौड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। मथुरा इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट की एक रिलीजियस जगह भी है, वहां पे आपके भगवान श्री कृष्ण जो उनकी जन्मभूमि वगैरह है, सब कुछ है, वो उसके लिए तो फेमस है ही। तो जब आप मथुरा जा रहे हो तो सबको पता है कि क्यों, मतलब आप कृष्ण भूमि वगैरह के दर्शन के लिए जा रहे हो। मगर साथ ही साथ वहां पे कल्चरल एस्पेक्ट की बात की जाए तो कचौड़ियां वहां की बहुत ज्यादा फेमस है। या फिर अगर आप रतलाम चले जाएं तो रतलाम के सेव बहुत ज्यादा फेमस है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह की कोई और खाने की चीज फेमस है, जैसे कोटा की प्याज की कचौड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस तरीके से कई सारे आपके जो सेंटर्स वगैरह हैं, खान पान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है एक कल्चरल एस्पेक्ट आपका शो किया करते थे, या फिर जैसे किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर जो है बहुत ज्यादा वो जो है आप कह सकते हैं कि कल्चरल एक्टिविटी को लेके वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। उन कॉन्ट्रास्ट आप अगर शहर के गांव के इलाकों में बात कर लो तो वहां पर आपको जनसामान्य इस तरीके की एक्टिविटीज करते हुए दिखते थे। शहरों में इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं और इनके बीच में आपको कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट समझ में आ रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। टाउन्स वगैरह जो थे वो रूरल पॉपुलेशन के ऊपर डोमिनेट किया करते थे, यानी कि आपका बड़ा हिस्सा जो है शहरी क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलता है। टाउन्स वगैरह में आपको बड़ी मात्रा में जो है पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, रूरल इलाकों की अपेक्षा। रूरल इलाकों में उतनी ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। किसी एक स्पेसिफिक गांव की बात की जाए, ऐसे अगर आप सारे गांव मिला लोगे किसी क्षेत्र के आसपास में देखने को मिलेंगे तो उसमें पॉपुलेशन हो सकता है बहुत ज्यादा हो, मगर अगर एक शहर की बात की जाए और एक गांव की बात की जाए, बड़े गांव की बात की जाए, तो भी पॉपुलेशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से टाउन्स डोमिनेट किया करते थे। आपका शहरीकरण जो है ठीक ठाक मात्रा में, अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा था। टाउन्स में पॉपुलेशन वगैरह ठीक ठाक थी। ये रूरल पॉपुलेशन के ऊपर डोमिनेशन रखते थे नंबर्स में भी देखा जाए, प्लस अगर आप डिपेंडेंस की भी बात कर लो या कोऑर्डिनेशन की भी बात कर लो, उसमें भी टाउन्स वगैरह जो है रूरल पॉपुलेशन के ऊपर आपका काफी ज्यादा डोमिनेशन रखते थे। प्लस गांव से जो भी आपको सरप्लस टैक्स वगैरह मिलता था एग्रीकल्चर वगैरह का या बाकी सारी चीजों का, जितने भी आपके गांव वगैरह थे क्षेत्र के, वहां से जो भी आपको टैक्स वगैरह मिलता था एग्रीकल्चर वगैरह का, उस पर्टिकुलर टैक्स वगैरह जो है उसके ऊपर ये लोग थ्राइव किया करते थे। उस पर्टिकुलर टैक्स वगैरह से जो पैसा आता था उस पर आपके शहरों की इकोनॉमी वगैरह चलती थी। अब जितने भी आपके शहर वगैरह थे या जितनी भी आपकी सिटीज वगैरह थी अंग्रेजों के टाइम पीरियड के पहले, इनकी एक बहुत खासियत थी या एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती थी, वो सबकी सब फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड का मतलब है सबके चारों तरफ आपको किलेबंदी देखने के लिए मिलती थी। ये फोटोग्राफ जैसे मैंने यहां पर लगाई है। अब शहर तो खैर आपका अंदर की तरफ बसा हुआ है, मगर ये जो आपको देखने को मिल रहा है वो सारे के सारे वो फोर्टिफिकेशन जो है वो किया गया है, किलेबंदी आपको देखने के लिए मिल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ में आती है कि हर एक जो शहर है, बड़ा शहर या इंपॉर्टेंट शहर जो है, उसके चारों तरफ आपको किलेबंदी देखने के लिए मिल रही है, फोर्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब वैसे तो इसका एक रीजन जो था वो सिक्योरिटी का पर्पस था कि कहीं कोई हमला ना कर दे और वो सारी चीजें, मगर इसके अलावा इसका एक और सिंबॉलिक मतलब था। ये जो किलेबंदी की गई है जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा शहर देखने के लिए मिलेगा और इसके बाहर आपको उस तरीके से जो है व्यवस्था उसके बाहर जो है शहर की गतिविधियां या एक्टिविटीज आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्टिफिकेशन या जो किलेबंदी की गई है, ये एक सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन था सेपरेशन ऑफ सिटी फ्रॉम कंट्री साइड, यानी कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बीच में एक लक्ष्मण रेखा के तौर पर या फिर एक सेपरेशन के तौर के सिंबल के तौर पर भी ये फोर्टिफिकेशन काम करता था कि इस किले के अंदर आ गए तो आप शहरी क्षेत्र में और उसके बाहर निकल गए तो अब आप ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गए। चलें आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोगों ने बातचीत करी है कि ये जो किलेबंदी है या जो फोर्टिफिकेशन किया गया है, ये एक तरीके के सेपरेशन का काम करता था टाउन्स के बीच में और आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके बीच में। ये अब सेपरेशन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिजिड था या फिर बहुत ज़्यादा इसको मतलब एकदम लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाता था। ये जो सेपरेशन था ये टाउन और कंट्री साइड के बीच में बहुत फ्लूइड था। फ्लूइड का मतलब यह है कि टाउन के लोग कंट्री साइड में भी बहुत बड़ी मात्रा में कभी कभी चला जाया करते थे और कंट्री साइड के लोग भी टाउन्स में रेगुलरली आया करते थे। तो ऐसा नहीं था कि गाँव
गांव के लोग जो है वो शहर नहीं जा रहे हैं और शहर के लोग जो है वो गांव नहीं आ रहे हैं। इस तरीके का रिजिड सेपरेशन आपको कभी भी जो है देखने के लिए नहीं मिला। ये सेपरेशन बहुत ज्यादा फ्लूइड हुआ करता था। इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि अगर कोई पिलग्रिमेज पे जा रहा है, कोई तीर्थ यात्रा पर कोई व्यक्ति जा रहा है, तो कोई गांव का किसान है या कोई इस तरीके का व्यक्ति है, ग्रामीण क्षेत्रों से उठता है और वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है और उसको काफी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाना है, तो वो कई सारे आपके जो रास्ते में शहर पड़ेंगे उनमें उनसे होता हुआ जाएगा। वहां से अपने खाने पीने का सामान ले सकता है, किसी सराय में एक रात रुक जाएगा, आराम कर लेगा, इस तरीके से। तो अगर गांव के लोग थे तो ऐसा नहीं था कि वो गांव में ही रहा करते थे, कभी शहर नहीं जाते थे या फिर वहां पर जाके रुकते नहीं थे, रहते नहीं थे। एक एग्जाम्पल जो है इससे अपने को समझ में आता है कि जो सेपरेशन है वो रिजिड नहीं था, वो फ्लूइड था। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अगर तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं, लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, तो उनको वो जाते वक्त आपके रास्ते में जितने भी शहर वगैरह पड़ते थे उनसे होते हुए जाते थे। साथ ही साथ अगर कभी गांव के इलाकों में अगर अकाल पड़ गया है और वहां पे अब कुछ खाने पीने को नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अकाल वगैरह के वक्त पर भी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो टाउन्स वगैरह में आ जाया करते थे। ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस आपको देखने को मिलती थी। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कंट्री साइड है उससे टाउन में रेगुलर तौर पर लोग आते जाते रहते थे, माइग्रेशन वगैरह होता रहता था। इसी का उल्टा अगर आप शहरों की बात कर लोगे, अगर किसी टाउन पे अटैक हो जाता था, किसी शहर पे हमला हो जाता था, तो वहां के लोग जो है कई बार आपका कंट्री साइड में निकल जाते थे, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाते थे, वहां पर जाके रिफ्यूज ले लिया करते थे। तो यहां से अपने को यह भी पता चलता है कि टाउन से भी जो है कंट्री साइड में माइग्रेशन वगैरह होता था। तो फिर वही बात की जो सेपरेशन है वो फ्लूइड था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा रिजिडिटी थी कि ये लोग यहां नहीं आ रहे हैं, ये लोग यहां नहीं आ रहे हैं, इस तरीके का नाटक नहीं था। इंटर माइग्रेशन जो है वो होता रहता था। तो जब कभी गांव वगैरह के जब आपके शहर वगैरह में हमला होता था, कोई अटैक होता था, तो उससे फिर बचने के लिए जो है ये लोग रिफ्यूज वगैरह ले लिया करते थे। इसी तरीके से जो आपके शहर के जो ट्रेडर्स वगैरह हैं, अब गांव से जनरली आपको काफी ज्यादा मात्रा में अनाज और बाकी सारी गेहूं चावल सारी चीजें मिल जाती थी, मगर गांव के लोगों को भी बाकी सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी। आपके कपड़े वगैरह हो गए, बाकी सारा सामान हो गया आपका, उसकी जरूरत तो उनको भी पड़ती थी। तो जो ट्रेडर्स वगैरह हुआ करते थे ये अपना सामान वगैरह बेचने गाँव जाया करते थे। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आपका शहर भी आते हैं सामान खरीदने, मगर आपके जो ट्रेडर्स वगैरह थे, आपके व्यापारी वगैरह थे, ये गांव वगैरह में भी जो है अपना सामान बेचने जाया करते थे। इससे होता यह था कि आपके मार्केट्स वगैरह एक्सटेंड हो जाते थे और नए पैटर्न्स वगैरह जो थे कंजम्पशन के वो डेवलप होते थे, और इस तरीके से भी जो है ग्रामीण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और आपकी शहरी अर्थव्यवस्था एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट थी। और इस तरीके से एक म्यूचुअल हार्मनी में जो है एक फ्लूइड सेपरेशन के साथ में आप रह रहे थे, जिसमें आप एक दूसरे के की जो है मदद भी करते थे और एक दूसरे के पास में आप जाके रहते भी थे। तो इस तरीके से जो है व्यवस्था वगैरह अपनी चल रही थी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि मुगल्स के टाइम पीरियड में जो आपके शहर वगैरह बनाए गए थे 16th और 17th सेंचुरी में, इसमें क्या खासियत थी या उनकी क्या स्पेशलिटीज़ वगैरह थी, क्या उनकी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो 16th और 17th सेंचुरी के वक्त में मुगल्स ने जो टाउन्स वगैरह अपने बनाकर तैयार किए थे, ये खास तौर पर 3 बातों के लिए फेमस हुआ करते थे, या फिर इनमें 3 डिस्टिंक्टिव आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिडिवल टाइम पीरियड में देखने को मिलती थी। सबसे पहला तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। इन शहरों में बड़ी मात्रा में लोग रहा करते थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन आपको देखने के लिए मिलता था। अब ये कंसंट्रेशन वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया गया, इसके कुछ खास मायने हैं। होता ये था कि आपका अगर पर्टिकुलर एक शहर है तो उसके आसपास काफ़ी बड़े इलाकों में आपको गाँव का पूरा एक क्लस्टर देखने को मिलता था। अब अगर आप एक एक गांव में देखोगे तो इतनी ज़्यादा आबादियां जनरली होती नहीं थी, अनलेस अदरवाइज कि कोई एक बड़ा गांव आपको मिल जाए। छोटे छोटे गांव में उतनी आबादी नहीं होती थी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि अपना अगर आप पॉपुलेशन की डेंसिटी वगैरह देखोगे तो बड़े एरिया में आपको पॉपुलेशन की डेंसिटी उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। अब एकदम से आप शहर में आओगे और आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग बहुत बड़ी मात्रा में जो है शहर में कंसंट्रेटेड थे। तो ये एक अपने आप में डिस्टिंक्टिव फीचर था कि आप चले जा रहे हो और एक बड़े एरिया तक आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलते, और शहर में आप एंटर किए और एकदम से पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपका जो इन शहरों में जो मुगलों ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में बसा है, यानी कि 1500 और 1600 में बसा है, उसमें पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलता था। दूसरा ये कि यहाँ पे मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स बहुत आपको देखने को मिलती थी। यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाई जाती थी उनमें बाकायदा पैसा लगाया जा रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और बहुत इस तरह से बनाई जाती थी कि लाइक वो एक आई कैचिंग नज़ारा हो जाया करता था। सबसे कॉमन एग्जांपल अपना ताजमहल है, या फिर अगर आप दिल्ली के लाल किले को उठा लो, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को उठा लो, तो मुगल या लाहौर फोर्ट जो हाल फिलहाल के लिए पाकिस्तान के कंट्रोल में है कुछ वक्त तक के लिए, तो उसकी आप बात कर लोगे। ये सारी जो मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इन सारी बिल्डिंग्स वगैरह की अगर आप बात करोगे तो ये अपने आप में आई कैचिंग हुआ करती थी। इसमें पैसा लगाया जा रहा है, बाकायदा इसमें आर्किटेक्चर और सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, मगर ये बेसिकली एक आपके एम्परर का पावर और प्रेस्टीज दिखाने का जो है एक जरिया हुआ करता था। तो मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स वगैरह इस तरीके से बनाई जा रही हैं। तीसरा,
और जो शायद सबसे ज़्यादा रेलेवेंट पॉइंट इन शहरों के बारे में था वो ये था कि ये इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के सेंटर्स हुआ करते थे। इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के सेंटर से क्या मतलब है? मतलब यह है कि आपका इतना बड़ा अंपायर आपने बनाया है, अब बादशाह दिल्ली से बैठकर तो पूरा देश अपना चला नहीं सकता, तो उसने किया क्या कि पूरे के पूरे देश को अलग अलग सूबों में डिवाइड कर दिया। अब ये जो सूबे हैं इनकी अपनी अपनी एक राजधानी हुआ करती थी, और ये सूबे भी जो हैं फिर अपने कई सारे क्लस्टर्स में डिवाइडेड थे, उनके भी अपने अपने इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करते थे। तो अब ये जो आपका एक सूबा है उसको राजधानी से चलाया जा रहा है, यानी कि वो उस पर्टिकुलर सूबे का जो कैपिटल है वो इंश्योर कर रहा है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह उस सूबे में वो लोग वो चला के ले जाए। दूसरा, आप उस पर्टिकुलर सूबे के जो छोटे छोटे आपने क्लस्टर्स बनाए उसमें भी आपने एक शहर बना दिया, या फिर एक पर्टिकुलर शहर जो है उसको इंपॉर्टेंट सेंटर बना दिया, वहां से उस पर्टिकुलर क्लस्टर का ध्यान रखा जा रहा है। ये उसी तरह से है जैसे आज की तारीख में आपकी डिस्ट्रिक्ट होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट के साथ में काफ़ी सारी तहसील होती हैं। पूरे अगर स्टेट की बात की जाए तो पूरे स्टेट का एक कैपिटल है, वो पूरे स्टेट का ध्यान रख रहे हैं, वहाँ से उसका पूरा प्रशासन चला रहे हैं। मगर वो भी मुश्किल काम है, तो उन्होंने फिर एक आपके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना दिए, डिस्ट्रिक्ट के साथ में तहसील बना दिया, अब उस डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर बना दिया आपने, और वहाँ से उस पूरे के पूरे जिले का, और वो फिर वो पूरा का पूरा जो भी अपना प्रशासन और बाकी सारी चीज़ें वो लोग हैंडल करते हैं, कलेक्टर वहाँ पे हेड के तौर पर बैठता है। तो ये जिस तरह से आज की तारीख में प्रशासन चल रहा है, मोर और लेस कुछ वैसी व्यवस्था थी। ऑफिसर्स का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरह से चलाया जाता था, कैडर आपका अलग होता था, मगर मोर और लेस इसी तरीके से जो है आपको इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल जो है इन सेंटर्स वगैरह पे इन शहरों में देखने के लिए मिलता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट शहरों की बात की जाए जहां से मुगल्स वगैरह अपना राज चलाया करते थे, तो आगरा हो गया, दिल्ली हो गया और लाहौर हो गया। ये तीनों जो हैं मुगलों की राजधानी रही हैं। और दिल्ली से मेरा मतलब आज की नई दिल्ली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुरानी दिल्ली है जिसको शाहजहानाबाद भी बोला जाता था उसकी बात हो रही है। तो आगरा हो गया, दिल्ली हो गया और लाहौर हो गया, ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे। राजधानी आती है, ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट तो होना ही था। तो यहाँ से भी जो है पूरे के पूरे देश या पूरे के पूरे आपके अंपायर की जो है अंपायर को देखा जाता था, और इसलिए शहर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बड़े, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, और इसमें आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलती थी। ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती थी, ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा पैसे लगा के बनाई गई मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स और आपके गार्डन्स देखने को मिलते थे। और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल का जो चलाया जा रहा है वो भी बड़े पैमाने पर या बड़े इलाके के लिए होता था। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब मनसबदार और जागीरदारों के बारे में हम लोगों ने आपका बातचीत कर रखी है। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देख रखा है कि मनसबदार कौन होते थे, जागीरदार कौन हुआ करते थे, इनके बारे में बातचीत हम लोगों ने कर रखी है। अब ये जो मनसबदार और जागीरदार थे, इनको आप बादशाह जो है टेरिटरी वगैरह असाइन किया करता था, एंड डिपेंडिंग की कितनी ज़्यादा बड़ी जागीर मिली है या कितना बड़ा मनसबदार है, उसके बेसिस पर डिसाइड होता था कि फिर ये बंदा जो है कितना रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है आपके मुगल कोर्ट में। तो ये जो मनसबदार और ये जो जागीरदार हुआ करते थे, इनको जिनको अलग अलग आपके अंपायर के पार्ट्स में टेरिटरी वगैरह दी जाती थी, ये लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि ये जो बड़े बड़े आपके इंपीरियल शहर हैं, चाहे तो इन तीनों की बात कर ली जाए, आगरा, दिल्ली या लाहौर, या कोई और रिलेटिवली इंपॉर्टेंट अगर शहर की बात कर ली जाए, तो वहां पर ये लोग अपने हाउसेज वगैरह मेंटेन किया करते थे। अपनी कोठियां जो होती हैं इन सिटीज वगैरह में ये लोग मेंटेन करते थे। इन अपने जो बड़े बड़े विलास या बंगले वगैरह होते हैं उस तरीके की अपने रेसिडेंसेज वगैरह ये लोग यहाँ पे रखा करते थे। अब इन शहरों में रेसिडेंस होने का मतलब क्या होता था? इन शहरों में रेसिडेंस होने का मतलब बेसिकली ये कि सिंबल होता था इनके स्टेटस का और इनके प्रेस्टीज का। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर मनसबदार की जो रैंक अगर 1000 के ऊपर है तो फिर उसको बोला जाता था कि वो एक नोबल है। अपन ने इस बात को कर रखा था कि जात और सवार के बेसिस पर जो है आपका नंबर डिसाइड किया जाता था। जात का भी एक नंबर होता था और सवार का भी एक नंबर होता था, और उसके बेसिस पर जो है डिसाइड होता था कि किसी मनसबदार की क्या स्थिति है, या फिर क्या उसकी आपकी पूरी की पूरी जो एक हायरार्की बनी हुई है मुगल कोर्ट में, उसकी क्या रैंकिंग वगैरह आती है। अगर मनसब की या मनसबदार की जो रैंक है वो 1000 से ऊपर है, या 1000 का मनसब है, या 1000 की जात है उसकी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो नोबल है। अब इस तरीके के जितने भी नोबल हैं, 10,000 का मनसबदार है, 15,000 का है, 20,000 का है, डिपेंड करता है। अब ये लोग अगर अपने हाउसेज मेंटेन करते थे तो फिर ये भी है कि कितने बड़े हाउसेज मेंटेन कर रहे हैं, कितने छोटे हाउसेज मेंटेन कर रहे हैं। अब दो चीजें, एक तो आपका इंपीरियल सिटी में हाउस होना, इसका मतलब यह है कि मनसबदार का कोर्ट में आना जाना है, यानी कि वो बादशाह के करीबी, एक तो ये चीज इंडिकेट कर रहा था। दूसरा ये कि कितनी बढ़िया और कितनी लैविश कोठी वो मेंटेन कर रहा है, उससे ये समझ में आ रहा है कि उसकी कितनी पावर है, उसकी मुगल कोर्ट में कितनी स्टैंडिंग है, और उसकी कितनी ज्यादा प्रेस्टीज है एक नोबल के तौर पर। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि इसी के बेसिस ये जो आपका जो पूरा का पूरा ये एक रेसिडेंस और इसका बेसिस पर ये जो परसेप्शन लोगों के दिमाग में बन रहा था, ये किसी भी मनसबदार की सोशल स्टैंडिंग या सोशल बैकिंग जो है उस पर काफी ज्यादा असर डालता था। तो ये मनसबदार और आपके जागीरदार लोग ये भी कोशिश किया करते थे, खास तौर पे इन 3 बड़े शहरों में, या फिर कोई दूसरा इंपीरियल सिटी हो तो वहां पर अपने रेसिडेंसेस वगैरह ये लोग मेंटेन करें। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि ये जो बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, या फिर खास तौर पे अगर अपन लोग इन 3 राजधानियों की बात कर लें,
तो बादशाह कभी ना कभी यहाँ पर जाके अपना काम चलाया करते थे, या फिर अपना जो भी दरबार है, आप कारोबार वगैरह यहाँ से किया करते थे। तो अगर आपकी सिटी जो है, चाहे आगरा उठा लें, चाहे लाहौर उठा लें, चाहे दिल्ली उठा लें, अगर यहाँ पे बादशाह बैठा हुआ है और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की सीट यहाँ पर बैठी है और यहाँ से काम वगैरह चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ऑब्वियस ही बात है वो शहर रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपके एम्परर मौजूद हैं तो अकेले तो बैठ के अपनी बादशाही चला नहीं लेंगे, आपको फिर दरबार लगाने के लिए साथ के दरबारियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बादशाह अगर मौजूद है तो बादशाह के साथ में फिर नोबल्स आएंगे और इन सब की फिर मदद करने के लिए 50 तरीके के आपके लोग भी साथ में आएंगे, यानी कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आएंगे, आपके जो साथ में हेल्प करने वाले नौकर वगैरह होते थे वो सब आएंगे। इसके बाद में आपकी आर्मी वगैरह आएगी आपका प्रोटेक्शन वगैरह देने के लिए और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए। कुक्स वगैरह आएंगे खाना बनाने के लिए, गार्डन वगैरह संभालने के लिए गार्डनर आएंगे। तो बहुत सारे लोग, फिर पूरी की पूरी एक जो कह सकते हैं जमात या फिर पूरी की पूरी फौज साथ में आपके एम्परर और नोबल्स का ध्यान रखने के लिए मौजूद रहती थी। तो अगर आपके एम्परर मौजूद हैं और उनके साथ में अगर उनके नोबल आपके शहर में मौजूद हैं तो फिर उनके साथ में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहते थे जो इनका ध्यान रख सकें। अब इतने सारे लोगों को सस्टेन करने के लिए, इतने सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज वगैरह आपको प्रोवाइड कराना पड़ेंगी। अब वो सारी सर्विसेज वगैरह अगर शहर में लाई जाएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि शहर अच्छा खासा डेवलप होगा या शहर में इकोनॉमी वगैरह जो है अच्छी खासी चलेगी। अब सारे काम तो बादशाह के नौकर या फिर बादशाह के जो दरबारी हैं वो कर नहीं सकते हैं। ये खाना वगैरह बनाने के लिए खानसामा रख सकते हो, मगर उसके लिए अनाज और बाकी फल और तरकारी तो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। तो ये जो फल तरकारी वाले लोग हैं, जो ग्रेन मर्चेंट है, इनका बिजनेस उठ जाएगा। इसी तरीके से अब बादशाह तो बादशाह ही होते हैं, एक बार खाना खाया तो आपने पता चला उस थाली का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है इस तरीके से। तो जो भी लैविश जिंदगी जीनी है उसके लिए अब आपको अलग अलग सामान की जरूरत पड़नी है। वो सारा सामान आप कहां से लाओगे? कहीं से तो खरीदना पड़ेगा। तो पॉइंट यह है कि जब भी बादशाह किसी पर्टिकुलर शहर में होते थे और उनके नोबल्स वगैरह हैं और वहां से वो अपना कारोबार या अपना दरबार चला रहे हैं, इस वक्त में इससे होता यह था कि इनको वहां पे अपने हिसाब की जिंदगी जीने के लिए, जो सो कॉल्ड बादशाहत वाली जिंदगी है, उसको जीने के लिए आपको 50 तरीके की सर्विसेज वगैरह जो है प्रोवाइड कराना पड़ेंगी। और इन सर्विसेज के प्रोवाइड कराने का मतलब यह है शहर के लोगों को और शहर के आसपास का जो बड़ा एक गांवों का क्लस्टर है, उन सब लोगों को जो है काफी ज्यादा मात्रा में रोजगार मिलेगा और उनकी जिंदगियों पे असर पड़ेगा। आर्टिसंस वगैरह जो हैं, इन सब लोगों के लिए एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाएंगे तो इससे आर्टिसंस वगैरह कमाएंगे। जो ग्रेन मर्चेंट्स वगैरह हैं वो आपका कंट्री साइड वगैरह से ग्रेन वगैरह लेकर आएंगे, यानी कि आपका जो देहात वगैरह के इलाके हैं वहां से वो लोग अपना काफी मात्रा में अनाज लाएंगे और उस अनाज को फिर जो है उससे फौज को खिलाया जाएगा, जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको खिलाया जाएगा, टाउन ड्वेलर्स एंड आर्मी को। उसके बाद में आपका, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजरी वगैरह मौजूद है, यानी कि बादशाह यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सारा जो राजस्व या रेवेन्यू है वो भी यहीं पर आने वाला है, जितना भी आपने टैक्स वगैरह कलेक्ट किया है। तो पैसा अगर आपके यहाँ पर आएगा तो फिर यहाँ से कहीं जाएगा भी, यहाँ पे खर्च भी होगा। तो ट्रेजरी अब क्योंकि लोकेटेड है इंपीरियल कैपिटल में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो आपका लाहौर हो, जहां से भी बादशाह अपना काम चला रहे हैं, जो भी इंपीरियल कैपिटल है, वहां पर अगर राजस्व वगैरह की व्यवस्था है, ट्रेजरी वहां पे मौजूद है, सारा टैक्स का कलेक्शन वहां पे आ रहा है, तो मतलब यह है कि कैपिटल के अंदर रेवेन्यू लगातार आता रहता था और उसका फिर कुछ हिस्सा यहाँ पे खर्च भी होता था। उसका असर जो है इन शहरों पे दिखता था और ये डेवलप होते चले जा रहे थे, इनमें जो है विकास आता चला जा रहा था। चल, अब एम्परर की बात कर ली जाए तो ये खास तौर पर एक अपने फोर्टिफाइड पैलेस में रहा करते थे। इन शहरों की खास बात है, एम्परर जो है अपना एक फोर्टिफाइड पैलेस में रहा करते थे, मतलब एक ऐसा बढ़िया शानदार सा महल जिसके चारों तरफ किलेबंदी करी गई हो। अब एक फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे लगाया है, आपको समझ में भी आएगा। ये आपका आगरा का जो फोर्ट है, ये उसके चारों तरफ की किलेबंदी है। ये आगरा का फोर्ट नहीं है, आगरा का किला जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो पैलेस या फिर महल है जो आगरा का जिसमें बादशाह रहा करते थे वो इसके अंदर है, मगर ये चारों तरफ से किलेबंदी करी गई है, बुर्ज उठाए गए हैं, दीवारें बनाई गई हैं, ऑल दैट। तो इसको बोला जाता है फोर्टिफिकेशन। इस तरीके के फोर्टिफाइड पैलेसेस वगैरह में बादशाह वगैरह रहा करते थे। और जो पूरा का पूरा शहर था उसके भी चारों तरफ आपको इसी तरीके की दीवारें या इसी तरीके की किलेबंदी देखने को मिलती थी। उसमें कुछ आपके सर्टेन गेट्स थे जिनके थ्रू आप आना जाना करते थे, बाकी सब कुछ जो है पूरी तरीके से बंद किया जाता था दीवारों से के थ्रू, और रेगुलेट किया जाता था अलग अलग डिफरेंट गेट से कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। आज की तारीख में अपने शहरों में ये बात नहीं रह गई कि चारों तरफ से दीवारें वगैरह बनाई गई हो या सारी चीजें। राजस्थान आप अगर कभी जाओगे या नॉर्थ के जो आपके दूसरे आपके शहर वगैरह है वहां जाओगे तो अभी भी आपको कुछ जगहों पर उस तरीके की किलेबंदी देखने के लिए मिलती है। हालांकि उसका वो इस्तेमाल रह नहीं गया, मगर वो किले आप बंदी या फिर चारों तरफ की दीवारें आपको अभी भी खड़ी हुई समझ में आती हैं। तो मिडिवल टाइम पीरियड में ये कैरेक्टरिस्टिक थी शहरों में चारों तरफ कि भाई दीवारें वगैरह उठाई जाती थी
किले वगैरह बनाए जाते थे और उसके बाद कुछ गेट्स वगैरह के थ्रू एंट्री और एग्जिट आपको दिया जाता था। बाकी सारा जो आपका पूरा का पूरा शहर है वो इनक्लोज रहता था और उसके अंदर में आपका बादशाह का महल, उसके चारों तरफ और फोर्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता था। और ये सारा का सारा जो शहर है इस तरीके से बनाया जाता था कि उसका जो सेंटर पॉइंट है वो बादशाह का पैलेस हुआ करता था। वो बादशाह आपका जो कह सकते हैं कि जो एकदम सेंट्रल या फिर एक जो सर्कल का जैसे सेंटर होता है या फिर एकदम जो कोर पॉइंट है वो आपके बादशाह का पैलेस हुआ करता था। चलें आगे बढ़ते हैं। ये सारी कहानी जो है वो नॉर्थ की है। नॉर्थ इंडिया में आपको इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है। साउथ में थोड़ी सी व्यवस्था अलग है। साउथ में खास तौर पे अगर आप मदुरई की बात कर लो या कांचीपुरम की बात कर लो, वहां पर जो सेंटर ऑफ द टाउन हुआ करता था या जो प्रिंसिपल फोकस हुआ करता था वो होता था मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ में आपको जो ये प्रिंसिपल फोकस या फिर जो सेंटर पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो बादशाह का पैलेस हुआ करता था। और साउथ में अगर आप चले जाओ मदुरई में, कांचीपुरम में, इस तरीके के जो आपके बड़े बड़े दूसरे एंशिएंट शहर हैं, वहां पर आपको जो शहर का सेंटर पॉइंट देखने को मिलता था वो होता था मंदिर। जैसे यहां पर इस फोटोग्राफ में देखिए, अब ये इतना बड़ा आपका पूरा का पूरा वो मंदिर वगैरह बना हुआ और उसके चारों तरफ जो है आपका शहर यहाँ पे पूरा डेवलप हो गया है। ठीक है जी। इनफैक्ट आपके लिए छोटा सा सवाल भी है, मुझे बताइएगा इस मंदिर का नाम क्या है। बताने को मैं भी आपको बता सकता हूं, बट मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा पता करें क्योंकि हमने इसके बारे में बातचीत कर रखी है। हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टेंपल को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जब हम लोग बातचीत कर रहे थे आपके कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में, वेरियस एस्पेक्ट्स जब हमने टेंपल के देखे थे, तो मैंने उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया था ऐसा। इसलिए मैं चाहता हूं आप इसका नाम बताइए मुझे। तो ये आपका मंदिर जो है वो शहर के एकदम सेंटर में है और उसके चारों तरफ जो है आपका पूरा का पूरा शहर वगैरह जो है डेवलप हुआ है। तो इस तरीके से जैसे नॉर्थ के इलाकों में बादशाह का पैलेस सेंटर पॉइंट है, उसके चारों तरफ आपका शहर डेवलप हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर आपका टेंपल जो है वो सेंटर पॉइंट है और उसके चारों तरफ में आपका शहर वगैरह डेवलप हो रहा है। अब ये जो टाउन्स वगैरह थे ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स हुआ करते थे। यहाँ से आपकी बादशाहतें अपना राष्ट्र तो खैर नहीं चला रही हैं, मगर यहाँ पे व्यापार खूब हो रहा है। अब क्योंकि जमकर भर भर के ट्रेड हो रहा है, जहां पे व्यापार होगा वहां पे प्रॉस्पेरिटी होगी और जहां पे प्रॉस्पेरिटी होगी मतलब वो शहर वगैरह ग्रो करते चले जाएंगे। तो ये जो टाउन्स वगैरह थे इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर हुआ करते थे और यहां से काफी बड़ी मात्रा में व्यापार हुआ करता था। अब एक और खासियत जो साउथ के इन शहरों को खास बनाती है या रेलेवेंट बनाती है वो ये है कि यहां पर जितने भी आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स हुआ करते थे, बड़े बड़े फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूं, आए दिन छोटे मोटे जो फेस्टिवल्स आते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जो बड़े बड़े आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स हुआ करते थे ये सब के सब कोइंसाइड किया करते थे फेयर्स के साथ में। इसका मतलब यह है कि जब भी आपका कोई बड़ा त्योहार आने वाला है तो उस वक्त इन शहरों के मंदिरों के आसपास में जब सेलिब्रेशंस होंगे तब यहां पर कोई ना कोई मेला लग जाता था। या तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जब भी त्योहार आ रहा है उसी वक्त में मेला लगा हुआ, या फिर जब भी त्योहार आएगा तब मेला लगेगा। तो ये जो फेयर्स हैं यानी कि जो मेले हैं और ये जो बड़े आपके त्योहार हैं ये हमेशा एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड किया करते थे। अब मेला लगेगा, आदमी अगर मंदिर गया है पूजा पाठ करने किसी बड़े त्योहार पे, मेला देखेगा, बच्चों के साथ जा रहा है तो झूला झुलवाएगा, कुछ खिलाएगा पिलाएगा, कुछ खरीदारी करेगा, तो इससे और जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी और इससे और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी जो है बढ़ेगी। तो दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पर एक पूरा का पूरा ट्रेडिशन बना हुआ था जिसमें आपकी जो पिलग्रिमेज थी यानी कि आपकी जो यात्राएं हो रही हैं, तीर्थ यात्राएं और मंदिरों के साथ में जो फेस्टिवल्स वगैरह जुड़े हुए हैं उसको आपने ट्रेड के साथ में लिंक कर दिया था। अब आपका आदमी जो है वो हर साल आने वाला त्योहार मनाएगा ही मनाएगा और जब वो त्योहार आएगा उसी वक्त में अगर आप जो इस तरीके के मेले वगैरह लगाओगे तो अगर वो यहाँ पर आ रहा है इस पर्टिकुलर मंदिर में या किसी और मंदिर में तो फिर उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ खरीदारी भी करनी है, कुछ ना कुछ खाना पीना भी है, कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट भी करना है। तो उसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो दुकान लगा के बैठे हुए लोग हैं वो लोग कमाएंगे और इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड वगैरह जो है बढ़ता चला जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जितने भी शहर अपन लोगों ने डिस्कस किए हैं, चाहे आप नॉर्थ की बात कर लो चाहे आप साउथ की बात कर लो, इन सारे शहरों में जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हुआ करता था वो हुआ करता था आपका रूलर। जो आपका बादशाह है या जो राजा है या फिर जो शासक है वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हुआ करता था इन सारे शहरों की अगर बात कर ली जाए। वजह ये थी कि वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, उससे ऊपर कोई नहीं है पहली चीज़, और वो सबसे बड़ा पैटर्न है। पैटर्न का मतलब यह है कि यहाँ पर आपके जितना भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, यहाँ पर जो भी विकास के कार्य वगैरह हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी आपके चीज़ें वगैरह चल रही हैं जिनसे लोगों का भला हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें करवाने में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो आपके रूलर का हुआ करता था। इसलिए वो इन शहरों का सबसे बड़ा पैटर्न हुआ करता था और वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करता था।
इन पर्टिकुलर शहरों की अगर बात की जाए, इन शहरों के अगर संचालन की बात की जाए, इनके सस्टेनमेंट वगैरह की बात की जाए, तो ये इसके अलावा उसका जो रिलेशनशिप हुआ करता था दूसरे लोगों के साथ में, अगर समाज के की बात की जाए तो अपना समाज हमेशा से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड रहा है। आपको अलग अलग ग्रुप या अलग अलग समुदाय यहाँ पे देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो ये जो समुदाय हैं, अब कौन सा समुदाय बादशाह के कितना ज़्यादा करीब है, राजा के कितना ज़्यादा करीब है, उसके किस तरीके के रिश्ते हैं आपके रूलर के साथ में, उसके बेसिस पर यह भी डिटरमाइन होता था कि उस समाज की या फिर समाज में उस ग्रुप की जो है क्या पोजीशन होगी सोसाइटी में, साथ ही साथ जो शहर है उसमें उनकी क्या पोजीशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है अपने को कि जो भी आपके समाज वगैरह के अलग अलग ग्रुप्स वगैरह हैं, अलग अलग आपके जो उप समुदाय हैं आप इनको कह सकते हैं, उनका बादशाह के साथ में या राजा के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप है, वो दो बातें डिटरमाइन करता था। एक तो समाज में आपकी क्या पोजीशन रहने वाली है और दूसरी चीज ये कि शहर में आपकी क्या पोजीशन रहने वाली है। ये दोनों बातें आपके रूलर के साथ में रिलेशनशिप वगैरह के ऊपर जो है डिपेंड करती थी। इसके अलावा मिडिवल टाउन्स वगैरह की बात की जाए तो मिडिवल टाउन्स में क्योंकि उस वक्त तक आपकी सोसाइटी में कास्टिज्म भी काफी ज्यादा मात्रा में था और क्लास डिवाइड भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, रिलीजियस बेसिस पर जो है डिविजन्स वगैरह काफी ज्यादा थे। तो ये जो मिडिवल टाउन्स वगैरह थे बेसिकली ये वो जगह हुआ करती थी, ये वो प्लेसेस हुआ करती थी जहां पर सबको जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि सब लोगों को अपनी सोशल पोजीशन पता होगी या फिर अपनी जो पोजीशन सोशल ऑर्डर में है वो पता होगी और उसी के अनुसार वो लोग एक्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। आपके मिडिवल टाउन्स में आपसे ये एक्सपेक्टेड था, आपको ये बताया जाएगा, आपको ये समझाया जाएगा, आपको ये पढ़ाया जाएगा, आपके दिमाग में बात उतारी जाएगी कि भाई आप इस फलाने फलाने सोशल ग्रुप से आते हैं और इसकी जो है इस पर्टिकुलर समाज में ये स्थिति है और इसके अनुसार आपका कंडक्ट इस तरह से होना चाहिए। और इस पूरे सोशल ऑर्डर की बात की जाए तो उसको रूल कौन कर रहा है या फिर इसके सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, इसमें जो रूलिंग इलीट बैठी हुई है, जो आपका राजा हो गया और उसके साथ के दरबारी या नोबल्स वगैरह होगा, ये लोग जो है डील करते थे। नॉर्थ की खास तौर पर बात की जाए तो वहां पर अभी जो लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन करना है समाज में, कि ये जो ऑर्डर वगैरह पूरा आपका मेंटेन करना है, शहर में जिस तरीके की आपकी पूरी व्यवस्था वगैरह मेंटेन करनी है, इसकी जिम्मेदारी एक ऑफिसर की हुआ करती थी, एक इंपीरियल ऑफिसर की हुआ करती थी जिसका नाम था कोतवाल। अब कोतवाल जो है दो चीजें देखा करता था। पहला तो आपके शहर के अंदर जो भी इंटरनल अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं वो सारी चीजें वो सब इफेक्टिवली चलें, कोई किसी को परेशान ना करे, इस तरीके की चीजें। और अगर कहीं पे कोई कांड हो जाता है, अगर कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी तरीके का कोई अपराध हो जाता है, तो फिर जो भी पुलिसिंग वगैरह करनी है, किसको अरेस्ट करना है, फिर क्या सजा देनी है, वो सारी चीजें जो है वो सारा काम वगैरह करने की जिम्मेदारी भी आपके कोतवाल की हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि मिडिवल टाउन्स में सबको पता रहता था या एक्सपेक्टेड था कि पता रहेगा कि भाई आपकी सोशल पोजीशन क्या है और उस सोशल पोजीशन के अनुसार आप लोग काम करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है इन शहरों में या फिर आपका इन पूरे के पूरे शहरों में जिस तरीके से व्यवस्था चलानी है, दो चीजें। एक तो आपका रेगुलर बिजनेस वगैरह या रेगुलर कारोबार आपका जिस तरह से चल रहा है वो इंश्योर करा जाए कि ढंग से चलता रहे। दूसरा ये कि यहाँ पे किसी तरीके की अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो पुलिसिंग वगैरह जो करवाई जानी है वो सब देखने की जिम्मेदारी जिस अफसर की हुआ करती थी उसको बोला जाता था कोतवाल। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, अपने जो देश के पहले प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के जो एंसेस्टर्स वगैरह थे वो कोतवाल रहे हैं पुराने टाइम पीरियड में, वो शहर वगैरह जो थे उनके कोतवाल रहे हैं। वही बात यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखी थी, उसी को मैंने यहाँ पर उठाया है। द कोतवाल ऑफ दिल्ली। Did you know that the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru's grandfather Gangadhar नेहरू वॉज द कोतवाल ऑफ दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये शायद पूछा जा सकता है एक आध नंबर में, अगर एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, या फिर अगर लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में भी आया तो आप उसको कोट करेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे बढ़ेंगे। आपके जो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू साहब, इनके जो ग्रैंड फादर थे, इनके जो दादाजी जो थे, इनका नाम था गंगाधार। धार बेसिकली कश्मीरी पंडितों का सरनेम होता है। नेहरू खैर उन्होंने बाद में लगाया था, ये उनका एक टाइटल हुआ करता था, सरनेम उनका धार था। तो गंगाधार जो थे, धर नहीं है गंगाधार, जो गंगाधार जो थे ये दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे 1857 की रिवोल्ट के ऊपर। अब ये चीज जो है नेहरू जी ने खुद अपना मेंशन करी है, उनकी खुद की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। ज्यादा अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिससे अपने को पता चलता है कि अपने आजादी के जो लीडर्स वगैरह हैं उनका भी क्या हम्बल बिगनिंग्स रही हैं, सामाजिक तबके में उनकी क्या स्थितियां थी, वो कहाँ से उठकर आते थे। तो इस तरीके से अपन लोगों ने अभी तक जितनी भी है मिडिवल टाउन्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करी है। मेन अपना जो इस टॉपिक की शुरुआत है या फिर उसमें अपन लोगों ने ये बोला था कि अपने को कॉलोनियल सिटीज के बारे में बातचीत करना है, मगर कॉलोनियल सिटीज को ज्यादा अच्छे से समझने के पहले मिडिवल टाइम पीरियड के शहर वगैरह जो है उसका अंदाजा होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने अभी कर खत्म करी हैं, और इसके बाद अब जब हम लोग कॉलोनियल सिटीज वगैरह को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर डेवलप होगी। चलें आगे बढ़ते हैं।
सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो अपना सेशन रहा, इसमें अपन लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है कॉलोनियल सिटीज़। इसमें अब हम लोगों ने ये देखा है कि कॉलोनियल सिटीज़ जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं या फिर उनके बारे में क्यों पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने कॉलोनियल सिटीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए जो मिडिवियल टाइम पीरियड में जो शहर वगैरह आपके थे उनके बारे में अपनी बातचीत करी, और मिडिवियल टाइम पीरियड के जो शहर थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने देखकर खत्म किया। अब जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या वो वजह थी, क्या वो फैक्टर थे जिसके कारण ये जो मिडिवियल टाइम पीरियड के शहर थे ये धीरे 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 आपके अपना रेलेवेंस खोते चले गए, और इसकी जगह पे जो कॉलोनियल शहर थे वो डेवलप होना शुरू हुए, और किस तरीके से वो इतना ज्यादा प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट होते चले गए, किस तरह से वो बसाए गए, उसके बाद में किस तरीके से वो नगर बने, नगर से किस तरह से महानगर बने, और उनमें से कुछ जो हैं वो उनमें से 2 शहर स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे, दिल्ली तो खैर बाद में बना था, 2 शहर भी नहीं, उनमें से स्पेसिफिकली एक शहर जो है कलकत्ता का, वो किस तरीके से जो है आपकी राजधानी बनता है अंग्रेजों की, और आपका जो बॉम्बे है वो किस तरीके से आर्थिक राजधानी बनता है और देश की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी बन जाता है। उन सारी चीजों के बारे में हम लोग आपका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें बातचीत करेंगे। तो मगर आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपको सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। आप चाहे सीबीएसई से पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, चाहे आईसीएसई की तैयारी कर रहे हो, एनटीएससी के लिए बैठ रहे हो, ओलंपियाड के लिए बैठ रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, आपको सारा का सारा जो कंटेंट है मैग्नेट ब्रेन्स पर एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। बस आप वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर आप क्लिक करिए, जैसे ही आपने जो भी क्लास क्लिक करी, जैसे आपने क्लास 12 यहाँ पे क्लिक करी तो उसके जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे निकल कर आ जाएंगे। अब अगर आपने हिस्ट्री का कोर्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो उस पर्टिकुलर कोर्स पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं हिस्ट्री वाले कोर्स पर तो आपके सारे के सारा जो कंटेंट है वो निकल कर आ जाएगा। सिलेबस ओवरव्यू, थीम नंबर 1 और जितनी भी थीम्स हैं सीक्वेंस में यहाँ पर अरेंज्ड हैं, इनमें से आप जितना पढ़ना चाहें उतना आप पढ़ सकते हैं, जितना नॉलेज आप लेना चाहें उतना नॉलेज आप ले सकते हैं। किसी तरीके का कोई चार्ज वगैरह यहाँ पे नहीं लगता, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। जितना ज्ञान आप हासिल कर सकते हैं बटोर लीजिए, जितना मेहनत कर सकते हैं करिए, जितना आप सीख सकते हैं उतना सीखिए। इसके अलावा यूट्यूब पे हमारे चैनल्स वगैरह तो मौजूद हैं ही। इंग्लिश मीडियम वाला जो चैनल है वो आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा डेडिकेटिवली आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम का चैनल भी शुरू करवाया गया। तो अगर आप में से कोई आपका कोई दोस्त या आप लोगों में से कोई हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप उनको इस चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पर उनको ध्यान में रखकर पूरा का पूरा कंटेंट बनाया जा रहा है ताकि मीडियम के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। बाकी कोई और सजेशन आप लोगों का है तो आप वो भी हमको दे सकते हैं, उसको भी हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स पूरी तरह से ये व्यवस्था करा पाए कि आप लोगों की किसी भी तरीके की परिस्थिति में आपकी शिक्षा दीक्षा ना रुके, बेहतर से बेहतर आपको एजुकेशन आला से आला क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाए और उसकी मदद से ना सिर्फ आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करें, ज्ञान हासिल करें, बेटर इंसान बने, करियर में अच्छा परफॉर्म करें और जिंदगी में अच्छा परफॉर्म करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अच्छे नागरिक बनकर देश की तरक्की में, प्रोग्रेस में, प्रोस्पेरिटी में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएं। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग कॉलोनियल सिटीज के ओरिजिन्स और उसके बाद में उनकी बिगनिंग और डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत पॉजिटिव रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।